मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। आज तो टॉपिक लगभग कंप्लीशन पे था कल, आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। स्मारक पढ़ लिए थे क्या? कहाँ पहुँच गए थे? स्मारक पे आ गए थे। स्मारक लास्ट ही टॉपिक था। अब लगभग 3 दिनों से हम जो पढ़ रहे हैं, ये तुम्हें समझ में आई सारी बातें कि हरियाणा में स्थापत्य के एग्जाम्पल भी हैं, हरियाणा में पुरातत्व के उदाहरण भी हैं, और इस पुरातत्व में तुम्हें बहुत पुराने टाइम के हथियार, जो अस्त्र शस्त्र या उस टाइम पे जितने ये जो थे अपने काल, अभी ये पढ़ाए नहीं है, ये पढ़ाऊंगी मंडे ट्यूसडे में इसका और डिटेल, लेकिन इतना थोड़ा बहुत हमने देखा। फिर हमने देखा इस टाइम के लोगों को क्या लिखवाने का शौक था, अभिलेख। और अभिलेख में हमने फिर अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, कोई धर्म, कोई दान, कोई प्रशंसा, कोई आज्ञा, इस तरह की चीज़ें। इसी सीरीज़ में हमने पढ़ा था इस टाइम की क्या मिली है, मुद्रा, और इसी टाइम के बहुत सारे सिक्के। इन सिक्कों का इतिहास आपके हरियाणा में खासकर 500 साल, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास हरियाणा का किस पर आधारित है? सिक्के। और ये सिक्के तुम्हारे टाइम जो हरियाणा में मिले, ये गुप्तों के भी मिले, कुषाणों के भी मिले, यौधेय के भी मिले। और तुम्हें इनसे पता चला कि हरियाणा में मौर्य और गुप्त के बीच में, इन दोनों जो इंडिया पे राज कर गए, इनके बीच में कौन आए थे यहाँ? यौधेय, क्योंकि इनकी भी टकसाल मिली। इसके अलावा मध्यकाल के ढेरों सिक्के अपने यहाँ मिले। फिर ब्रिटिश काल में तो आप थे ही बहुत एक बड़े जाने माने हरियाणा कि भाई यहाँ से खूब पैसा मिलता था, यहाँ से बहुत टैक्स इकट्ठा करती थी ब्रिटिश सरकार। तो प्राचीन इतिहास में हम पढ़ के आए 3 धर्म थे अपने यहाँ, एक तो हिंदू, एक जैन और एक बौद्ध। और इन तीनों के साक्ष्य आपको जगह जगह मिले, जैसे अग्रोहा, हिसार, और आपकी इस बेल्ट में ज़्यादा कौन सा धर्म मिला? बौद्ध, क्योंकि बौद्ध और जैन ये दोनों जो एरिया थे, इन्होंने भिवानी, हिसार, इसके आसपास ज़्यादा आपको बसावट मिली और साक्ष्य मिले। वैसे पंपच सूदनी करके किताब में लिखा है कि महात्मा बुद्ध तुम्हारे हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूमते रहे। एक लोहाचार्य का भी जिक्र आता है। ये आपके जैन बहुत बड़े कोई गुरु हुए थे जैन धर्म के। हिंदू की अगर बात करें तो ये आपका पंचकुला से शुरू होके इस धर्म के साक्ष्य, और पूरा दक्षिण में महेंद्रगढ़, नारनौल की बेल्ट तक पूरा, जहाँ आप वो 7000 साल पुराने एक ऋषि के बारे में, च्यवन ऋषि, और ऐसे ही यमुना नगर के कपाल मोचन सुध से लेके और सिरसा के पशुपति नाथ जो हम कल पढ़ रहे थे। यानी हिंदू धर्म तो हर जगह ही फैला हुआ था पूरे हरियाणा में। और हमने ये भी देखा कि हमारा हरियाणा किस काल से बहुत फेमस है, और इस काल की कौन सी नदी थी वो, और ऋग्वेद में भी हमारा नाम आया, बाण भट्ट की किताब में भी नाम आया, महाभारत में भी हमारा। इसका मतलब पुरानी सारे काल को जब पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा विकास इस काल में हमारे हरियाणा की इस पट्टी के आसपास हुआ। आपके हरियाणा में अगर देखें तो हड़प्पा के भी साक्ष्य थे। अब इसको अगर पूरे को समझें तो हड़प्पा की साइट्स आपके यहाँ हिसार, भिवानी, रोहतक, फतेहाबाद, इस बेल्ट में मिली, करनाल तक भी हैं, पर वो मेन है। इसके बाद आपके यहाँ आया था वैदिक काल। वैदिक काल के टाइम के तो साक्ष्य आपके संपूर्ण हरियाणा में देखने को मिले, क्योंकि इस टाइम में ही ये महाभारत का युद्ध और ये कौरव, हस्तिनापुर जो मेरठ था, इंद्रप्रस्थ। इसके बाद आप एक बहुत बड़े हिस्से का महाजनपद, जिसमें कि आप किस किस का हिस्सा थे? कुरु का और मत्स्य का। मत्स्य राजस्थान की पट्टी, कुरु आपका ये कुरु जांगल था ही। इसके साथ साथ आपके यहाँ ये 2 धर्म भी दिखाई दिए, कौन से? बौद्ध और जैन। फिर महाजनपद कमज़ोर पड़े तो एक टीचर ने अपना स्टूडेंट बहुत काबिल बनाया, जिसने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, मौर्य। और आपको कैसे पता कि आपके यहाँ था ये? अशोक। इसका चनेटी ग्राम का स्तूप, इसका स्तंभ था, जिसके टुकड़े आप देखते हैं हिसार में और फतेहाबाद में। भाई वो एक लाट की मस्जिद और एक हुमायूं का। इस मौर्य के बाद आपके यहाँ लोकल लेवल पे विकसित हुए थे यौधेय, और यौधेय से कुछ पहले कुछ बाद में आपने देखे थे अग्र थे,
पग्र थे, कुणिंद थे और अर्जुनायन। लेकिन इनको इंडियन हिस्ट्री में कोई नहीं पढ़ाता, ये सिर्फ आपके हैं। बाकी इसको पढ़ाते हैं मौर्योत्तर काल, जिसमें हम लोग अपने यहाँ ये पढ़ेंगे आज हम। इसके बाद बड़े राजाओं में आए गुप्त, और गुप्त में तुम्हारे यहाँ सिक्के मिले समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त बहुत ताकतवर था और इसने उत्तर भारत के 9 राजा हराए थे। इन 9 में तुम भी थे, इन 9 में ही तुम्हारे योद्धे आ गए थे। इसने जो कहा ना कि भाई हरिसेन ने लिखवाया कि भाई मेरा राजा समुद्रगुप्त, इसने 9 उत्तर भारत के बहुत प्रतापी राजा, तो उन 9 में हमारे भी तो थे। कौन से वाले? और इस तरह से गुप्त, वैसे योद्धे आप देखें तो कनिष्क से पहले के हैं, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखें तो ये कमजोर हो गए, खत्म हो गए थे किसके आने के बाद। और गुप्तों के सिक्के आपके मध्य हरियाणा में भिवानी और इस सिरसा हिसार वाली बेल्ट में मिले। गुप्त काल के बाद आपके यहाँ पर फिर गुप्तोत्तर काल में कोई बहुत प्रतापी राजा नहीं हुआ, फिर हर्ष उभरा बड़े लेवल पर। इसे आप कहते हैं वर्धन, जिसमें सबसे बड़ा राजा कौन? हर्ष, जिसने थानेसर से अपनी राजधानी कन्नौज 606 से 647 में यह मर गया। इसका कोई बेटा था नहीं। और इसके बाद आपका हरियाणा बंदर बांट वाले काम पे आ गया कि जो झपट सके उसका हरियाणा। इनमें आपके यहाँ फिर आपने देखा सबसे पहले तोमर, उसके बाद फिर गुर्जर प्रतिहार। अगर तोमर को मेन देखें तो आपकी 7वीं से 8वीं शताब्दी, जब आपकी दिल्ली बसी थी ना 736-37 में, तब। गुर्जर प्रतिहार देखें तो कौन सी शताब्दी? 9वीं। इसमें फिर गुर्जर प्रतिहार में 2 नाम तुम्हें पता है, एक महेंद्र इसका पाल का, और एक और क्या था वो? विग्रहराज, जिसके कारण आपका ये पेहोवा वाला अभिलेख है और आपके भिवानी के आसपास जो लिखवाए गए थे ना, जिससे आपको पता चला कि भाई यहाँ मंदिर थे या यहीं पे कहीं पे घोड़ों का व्यापार था। ये सब किस शताब्दी के आसपास की देन है? और फिर आप देखते हैं जैन पुष्पदंत, याद है तुम्हें? जिसने क्या लिखा था? हाँ, उसने पुराण के आगे एक शब्द जोड़ दिया था, और हमें ये पता था कि वो पुराण का पार्ट नहीं था। इसके बाद ये 10वीं शताब्दी के आसपास फिर धीरे धीरे करते करते आप लोग चौहान, भादानक, इन सब के अंडर आ गए, और फिर आपने 11वीं और 12वीं शताब्दी इन्हीं के अंडर काट दी। फिर इसी टाइम पे आपके ऊपर आक्रमण हुए 1191, 1192, ये था मोहम्मद गौरी। और फिर इसके बाद आपका हरियाणा सल्तनत का हिस्सा बना। तो ये बहुत छोटे छोटे से, कोई बहुत ताकतवर राजा नहीं थे। जैसे तोमरों में अनंगपाल तोमर, सूरजपाल तोमर। गुर्जर प्रतिहार में 2 ही राजा हैं जिनके बारे में पढ़ भी लेंगे। और जैन कवि पुष्पदंत, यानी इस टाइम पे कोई बहुत ऐसा नहीं था कि भाई हिंदू या मुस्लिम, ये मुस्लिम तो थे ही नहीं, हिंदू। तो ये जैनियों के ऊपर भी किताब लिखी जा रही थी। फिर चौहान, भादानक, और फाइनली कौन आ गए? सल्तनत। यानी अब आपके हरियाणा में भी किन लोगों का राज चलेगा? मुसलमान। और यहाँ आपके हरियाणा में इस्लाम। और फिर आप देखेंगे क्या बनती चली जाएंगी? मस्जिद, मज़ारे और इस तरह की चीज़ें। इतना समझ में आ गया था ना? बस आज इसी का एंड कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो। कल हमने लास्ट पढ़ा था, पेज नंबर 14 पर थे, शायद स्मारक पढ़ने थे आज, है ना लास्ट? ठीक है, अब तुम्हें सब आता है, इनमें से कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ा दिया तुम्हें। देखो स्मारक पेज नंबर 14 पर 8वीं से 12वीं शताब्दी। 8वीं से 12वीं का मैंने बना तो दिया। ये कौन कौन थे? ये तोमर, गुर्जर प्रतिहार, कभी जैनियों की किताबें और कभी फिर ये चौहान। अंडरलाइन करना, पहला पॉइंट पढ़ लो। 8वीं से 12वीं शताब्दी के कुछ खंडर प्राचीन मंदिर रोहतक में है, सिर्फ पढ़ लो। कुछ पिंजौर में, कुछ कलायत में। अगला काम का है एग्जाम के लिए। चनेटी में मौर्यकालीन स्तूप होने का पता चलता है, किसने बनवाया होगा? और महात्मा बुद्ध से संबंधित है तो अशोक लिख लो यहाँ। कहाँ है चनेटी? यमुनानगर, YN और अशोक लिख लो यहाँ, यमुनानगर में है अशोक का। अगला पढ़ना, अशोक की लाट। ये लाट क्या थी? यही तो खंबा है जिसे आप कहते हैं स्तंभ। इसके कितने हिस्से बना दिए थे? 2। अंडरलाइन कर लो। तोपड़ा लिखा है, इसको क्या बना लें? टोपरा। और ये कहाँ है आज? यमुनानगर। पहले ये टोपरा, अम्बाला, इसको ठीक कर लो, टोपरा यहाँ लिख लो, अम्बाला ओब्लिक अब यमुनानगर, YN। पेपर में यमुनानगर मिले अगर नहीं तो फिर तुम्हें अम्बाला टिक कर देना। इसको कॉमन सेंस बोलते हैं कि भाई वो नहीं दिया तो वो दिया होगा।
और दोनों मिल गए तो यमुनानगर, क्योंकि अब तो यमुनानगर ही है। आगे पढ़ो। इस अशोक की लाट के कितने हिस्से बना दिए? 2। एक ले गए हिसार में, क्या बना दी? लाट की मस्जिद। लिख लो यहाँ हिसार के पास लाट की मस्जिद, इसी के तो पार्ट्स हैं ये, लाट की मस्जिद। और फतेहाबाद में बताओ क्या है? हुमायूं का, लिख लो हुमायूं का अभिलेख। तो ये दोनों किसके टूट फूट से बना दिए? अशोक के स्तंभ से। इसमें बहुत स्तंभ लगवाए थे, उसी को हम वहां कह देते हैं लाट की मस्जिद। लाट वो खंबा और मस्जिद उसके सामने। तो लाट की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार के गुजरी महल में। ये किसका पार्ट है? अशोक का। अशोक पिलर के कितने पार्ट हैं? 2, एक हिसार में और एक फतेहाबाद। फतेहाबाद वाले का नाम है हुमायूं का अभिलेख। अब सोचो हुमायूं कहाँ, अशोक कहाँ, कितना ज्यादा अंतर है अगर ध्यान से देखें। हुमायूं, अशोक कहाँ था आपका? यहाँ। और हुमायूं तो सोचो इनके भी बहुत बाद में, इनके भी बाद जब मुगल आए तब। तो वो इतनी पुरानी, उतनी पुरानी उसको तोड़ के कितने हिस्से बना लिए? 2। वो थी कब की? जब बौद्ध और जैन और हिंदू धर्म था, उसके 2 हिस्से बना के दोनों मुसलमान के इलाके में रख दिए। क्योंकि गुर्जरी महल भी किसने बनवाया था? फिरोज शाह ने, वो भी सल्तनत का आदमी था। तो ये इस्लाम धर्म वाला, और दूसरे वाला क्या है? शेरशाह, इसका हुमायूं का। हुमायूं भी किस में है? मुगलों में, बाबर का बेटा तो है। तो दोनों इलाके जो ये आधे आधे तोड़ के ना, ये हमारी पुरानी थी, एक खंबा था एक पुराना, जिसको कहते थे स्तंभ। अगला पॉइंट देखो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कृष्ण और उनके कामों से संबंधित चित्रकला कहाँ मिलेगी? रेवाड़ी, क्योंकि हम जानते हैं यदुवंशी हैं, बलराम का इलाका यही था, तो यहीं मिलेगी। हरियाणा का नवीन पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है? करनाल। चंडीगढ़ एक अलग चीज है, वो आपकी राजधानी है, वो आज़ादी के बाद। लेकिन हरियाणा का सबसे नए तरीके से बसाया गया शहर करनाल है। और अगर कहें हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली, फतेहाबाद। कौन सी हवेली है ये? फिरोज शाह तुगलक की, जिसने क्या करवाया था? वो लाट वहां से एक वो स्तंभ उखड़वा के, ये लोहे वाला, लाट नहीं लोहे वाला, उसको वो ले गया था दिल्ली, क्योंकि कई जगह थे ये। अगला पॉइंट देखो, जगाधरी के निकट, जगाधरी कहाँ? यमुनानगर। सुध, जिसका पुराना नाम शत्रुघ्न था, यहाँ से प्राप्त उत्तर वैदिक काल के काले चमकीले मिट्टी के बर्तन, मृद भांड। थानेसर के स्तूप के थानेसर में स्तूप मिला हिसार और टोपरा से। तो बहुत सारी चीजें मिली हैं यहाँ सबसे। अगला पॉइंट टिक करना, हरियाणा में पिंजौर काल का, यहाँ के 10 स्थलों से निम्न पुरा पाषाण काल। अब जो पढ़ेंगे ना अगला टॉपिक, जैसे अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद जब नेक्स्ट शुरू होगा, वो पाषाण काल का हरियाणा में क्या काम था और हरियाणा ने कैसे प्रभावित हुआ, हरियाणा उस काल में, वो पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ टिक कर लो, निम्न पुरा पाषाण काल यानी बहुत पुराने। तुम एक दिन मैंने बताया था एक खोपड़ी मिली थी, वो कितने करोड़ साल पुराने। तो वो आदि मानव का टाइम तो था। ये कौन सी बेल्ट में मिलेगी? पिंजौर और कालका। ये पूरा पाषाण काल, बहुत पुराना, जो पत्थरों का युग था, जब आदमी जानवर का शिकार करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता था। तो ये आपके पिंजौर काल का। अगला पढ़ो, हरियाणा के हिसार में स्थित राखी गढ़ी और पुरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरा स्थल है। तुम जानते हो बड़ी साइट है हरियाणा में, कौन सी? राखी गढ़ी। लेकिन पुरानी साइट भिरडाना कहाँ है? फतेहाबाद। और अगर कहें सबसे बढ़िया खेती की साइट, बनावली, ये भी कहाँ है? फतेहाबाद। अगला पॉइंट टिक करो, बनावली फतेहाबाद जिला। ये सबसे अच्छे जौ के साक्ष्य मिले यहाँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जौ, लिख लो, बेस्ट क्वालिटी का जौ। यानी हड़प्पा में खेती में सबसे आगे साइट कौन सी रही होगी? बड़ी साइट तुम्हारे यहाँ कौन सी है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में। और बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में। अगला टिक करो, मीताथल, ये कहाँ है? भिवानी। मीताथल। तुम्हारे यहाँ डॉक्टर क्या नाम था उनका? सूरजभान। पहले सीसवाल या पहले मीताथल? पहले मीताथल 1968, सीसवाल 1970 में। और ये पहले एक यूनिवर्सिटी तुम्हारे यहाँ काम करती थी, पंजाब, बाद में कुरुक्षेत्र और एमडी। चलो टिक कर लो ये। अगला साइट है मीताथल भिवानी से पूर्व हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये भिंड हाड़ा लिखा ना, यही भिरडाना है।
इसको भिराना भी लिख देते हैं, कई नाम है इसके बिगाड़ के। यहाँ लिख लो भिरडाना, भिंड हाड़ा भी यही है, भिराना भी यही, बहुत सारे नाम है। भिरडाना कहाँ है ये? फतेहाबाद। क्या खास है इसमें? ये ओल्डेस्ट हमारे यहाँ जो स्थल खोजा वो ये था, लिख लो ओल्डेस्ट। और अगर बड़ा कहेंगे तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हिसार में और भिरडाना फतेहाबाद में। अंडरलाइन करो। भिरडाना से हाकड़ा, ये हाकड़ा एक नदी है ना, घग्गर, कहाँ जाके? राजस्थान। यहाँ लिख लो राजस्थान में घग्गर का नाम है हाकड़ा, घग्गर का नाम राजस्थान में हाकड़ा। अथवा हकरा संस्कृति, पेपर में आ जाए हकरा संस्कृति तो समझ जाना हाकड़ा का नाम बिगाड़ के हकरा। कौन सी नदी के पास? घग्गर, ये सीसवाल के आसपास का इलाका, ये टिक कर लो। भिरडाना से हाकड़ा या हकरा संस्कृति और पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व हड़प्पा के पास लिख सकते हो यहीं पर सीसवाल, तो ये हाकड़ा नदी, हकरा नदी, घग्गर का ही नाम है ये राजस्थान में। अगला लिखा है बालू, कहाँ था ये? कैथल, लिख लो बालू के पास कैथल। भगवानपुरा था कुरुक्षेत्र में, सीसवाल था हिसार में, लिखते चलो। बालू कैथल, भगवानपुर कुरुक्षेत्र, सीसवाल हिसार। मदीना और गिरावड़ रोहतक के हैं, दोनों रोहतक की साइट हैं। आगे बस पढ़ लो। आदि के उत्खनन से काफ़ी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए जो हरियाणा के प्राचीन महत्व को बताते हैं। नेक्स्ट पढ़ना। हरियाणा से प्राप्त 3 दर्जन से अधिक, 37 लिख लो यहाँ, 37 अभिलेख मिले थे लिखित वाले। 37 अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ लेख है। अशोक की 2 चीजें, अशोक का ये स्तंभ लेख जो है कितने हिस्सों में बटा? 2, और एक लाट भी है पुराने वाला जो लोहे का है। जो लोहे वाला है ना, इस पर कितने लेख लिखे हुए थे? 7। ये लोहा स्तंभ जो है इस पर लेख कितने हैं? 7। 4 तो डायरेक्शन में थे और 3 अलग। इनका लिपि क्या थी? और भाषाएं प्राकृत, पाली, संस्कृत। देखो अगला पॉइंट वही है। नेक्स्ट देखना। अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ लेख। जब लेख का जिक्र करेंगे तो तुम्हें याद करना है 7, यहाँ लिख लो 7। कौन सी भाषा में? भाषा प्राकृत, पाली, संस्कृत, और लिपि है ब्राह्मी। लिख लो यहाँ लिपि ब्राह्मी, भाषा पाली, प्राकृत और संस्कृत। सबसे ज्यादा प्राकृत है, फिर पाली और संस्कृत। लेख आए तो वो लिखने वाले याद करना। अगला पॉइंट टिक करना। यौधेय काल, यौधेय कौन सा काल है ये? जब कौन खत्म हो गए? मौर्य, और गुप्त आए नहीं है तब हैं ये लोग। यौधेय काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या नाम दिया गया? बहुधान्यक, धान्यक मतलब बहुत धन और धान्य जहाँ पैदा होता हो। चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ, वंश कौन सा इसका? चौहान। राजा का नाम विग्रहराज चतुर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं। अब तुम्हें पता है कि टोपरा के स्तंभ पर कुल 7 अभिलेख, 7 लेख हैं, जिनमें से 4 तो पुराने हैं। किसके टाइम के? अशोक। और ये 3 वाले कब लिखवाए गए? इसने। विग्रहराज चतुर्थ किस वंश का है ये? चौहान। तो ये ध्यान रखना, उस खंबे पर जो लिखे गए 7, इनमें से 4 पुराने हैं, जो 4 डायरेक्शंस में हैं, वो किसके टाइम में लिखवा दिया? अशोक। इसलिए उनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी, और उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत। नीचे 3 पट्टियां अलग, देखो मैंने बना के दिखाई थी, ये किसकी हैं? ये चौहान वंश के विग्रहराज चतुर्थ की हैं, राजा का नाम है ये। अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये तो ये चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं। तो टोपरा के स्तंभ पर कुल कितने हो गए? ये 7, 4 पुराने और 3 चौहानों के विग्रहराज ने लिखवाए। बाद में फिरोज तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित और स्थापित करवाया। अब ये देखो, इसको बोर्ड पे देखो, जो ये अशोक था ना, ये अलग अलग चीजें बनवाता था, कहीं स्तूप, कहीं स्तंभ, कहीं लौह, जो लोहे के स्तंभ थे। तो ये जो लौह स्तंभ है ना आपका, ये वाला, इस लौह स्तंभ को तो ले गया था फिरोज शाह तुगलक, कहाँ उठा के? दिल्ली। एक बहुत पुराना लौह स्तंभ और भी है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में 2 लौह स्तंभ हैं, एक है फिरोज शाह कोटला
जो इसका किला था ना, उसके पास, जहाँ आज क्या बना हुआ है, फिरोज शाह कोटला का मैदान, जहाँ क्रिकेट के मैचेस होते हैं, एक लौह स्तंभ ये है। एक दिल्ली में लौह स्तंभ मेहरौली में है। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है ना, ये आपका इस अशोक का नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम में, आइडिया नहीं है हमें, ना किसी को पता, पर इस पे एक शब्द लिखा हुआ है धाव, और ऐसा माना जाता है कि शायद धाव चंद्रगुप्त सेकंड, जो सबसे प्रतापी था और मौर्यों के बाद वाले वंश में आया, शायद उसका नाम धाव रहा होगा, क्योंकि इस पे चंद्र भी लिखा हुआ है। तो अब ये हमें एग्जैक्टली किसी आज तक हिस्ट्री जानने वाले को नहीं पता कि ये मेहरौली वाला लौह स्तंभ किसने बनवाया, लेकिन जो ये अजूबा था ना कि भाई ऐसा लौह स्तंभ, ये अजूबा ये वाला है, ये वाला अजूबा नहीं है जो कहते हैं जिसको पढ़ने दुनिया आती थी, कि जिस पे जंग नहीं लगा, विदेशी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये यहाँ नहीं आए कोटला, ये कहाँ आए थे, मेहरौली। तो मेहरौली के कुतुब मीनार के परिसर में वो आज भी खड़ा हुआ है वो लौह स्तंभ। और पहले लोग ऐसा मानते थे कि ये लौह स्तंभ कोई अपने हाथ पीछे करके ऐसे इसको पकड़ लेना तो उसकी हर मन की इच्छा पूरी हो जाती है। लोग इतने जाहिल हैं ही इंडिया में आके, वो घिस घिस के उसकी सारी लिपि मिटा डाली वहाँ पकड़ पकड़ के हाथ। तो अब सरकार ने क्या किया, इसके चारों तरफ ऐसे लोहे की रेलिंग लगा दी। अब आप उसको दूर से देख सकते हैं, आप इसको टच नहीं कर सकते। तो ये दिखता है पर सारे का सारा अभी भी कि किस तरह से नीचे से यहाँ अजीब सी लिपि, आपको पढ़नी नहीं आ पाएगी क्योंकि हिंदी नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो अब ये ध्यान रखना, दो लौह स्तंभ हैं। एक लौह स्तंभ जो मेन है वो मेहरौली का, जिसको इतिहास में दुनिया जानती है और पढ़ने आती है, लेकिन अपने अशोक के जो है ना, ये मिट्टी से बने हुए हैं, इसके लौह स्तंभ नहीं है। और अशोक के ही स्तंभों के दो टुकड़े आपके हरियाणा में हैं। कहाँ कहाँ? एक हिसार में और एक फतेहाबाद। ये किसके नाम पर है? हुमायूं। और ये वाला, ये लाट की मस्जिद गुजरी महल में। इसने जो दो हिस्से करवाए, ये बालू के पत्थर वाले के करवाए थे, और जो लौह स्तंभ है दिल्ली का, वो मेहरौली का, वो अलग चीज है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। अब जब भी ये लेक की बात करेंगे तो ये जो फिरोज शाह कोटला वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं, उसका जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो जाके अगर पढ़ाएंगे तो आगे, वरना शायद पढ़ाया ना जाए। ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आपको हरियाणा से इससे मतलब रखना है, क्योंकि ये कहाँ से गया था आपके? टोपरा से। और इस पे ही वो लेख लिखे हैं, जो कितने हैं टोटल? 4 तो पुराने हैं और 3 बाद के। किसने लिखवाए? विग्रह राज चतुर्थ ने, जो चौहानों का कोई राजा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आगे जाके आप देखेंगे। चलो अब आगे देखो क्या बताते हैं। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? लिपि हमें पता है, हमें राजाओं के नाम पता है इसमें। नेक्स्ट देखना, तो दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित और स्थापित करवाया। ये टोपरा का अभिलेख है। और एक वहीं पर अंबाला, ये यमुनानगर से ही क्या उठाया था? इसका स्तंभ, जो कहाँ कहाँ ले गए? एक फतेहाबाद और एक हिसार। एक लौह स्तंभ, ये स्तंभ उठा के कहाँ ले गए? दिल्ली। दिल्ली वाला कहाँ लगा दिया? ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो। खरोष्ठी लिपि, अभी कल तक तो हम ब्राह्मी लिपि पढ़ रहे थे इसी की, अब देखो नया। खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ अंकित एक अभिलेख करनाल से प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी का तुम जानते हो, खरोष्ठी का पूछ लेंगे। और इस लिपि पे लिखा हुआ है सरोवर की जानकारी। करनाल के जो ये अभिलेख मिला ना खरोष्ठी में, यहाँ लिख लो सरोवर की जानकारी। तो करनाल का खरोष्ठी लिपि का अभिलेख किसकी जानकारी देता है? हाँ, जैसे तुम्हारा एक चौहान राजा ने कौन से उस पे खंबे पे लिखवा दिया? किस खंबे पे लिखवाया तुम्हारे एक चौहान राजा ने? कहाँ से गया था ये? अंबाला पहले था, अब यमुनानगर के टोपरा। क्या नाम था उस राजा का जिसने लिखवाया? हाँ, कितने कितने लेख हैं? और ऐसे ही एक पिलर के टुकड़े कितने बना दिए गए? 2, जो कहाँ कहाँ चले गए? हिसार और फतेहाबाद में। अगला पॉइंट टिक करो। तो खरोष्ठी वाला पूछे तो करनाल वाला, और अगर ब्राह्मी का पूछ लिया तो यमुनानगर वाला। ब्राह्मी कहें तो यमुनानगर और खरोष्ठी कहें तो करनाल। ब्राह्मी वाले में तो राजाओं के नाम आएंगे और खरोष्ठी वाले में किसकी जानकारी? सरोवर की। ये इंपॉर्टेंट है। कपाल मोचन, कल परसों कई दिन से पढ़ रहे हैं, यमुनानगर। क्या था यहाँ? अधूरा। इस कपाल मोचन के पास सुध भी था, जहाँ वो मात्राएं 12 खड़ी। ये टिक कर लो, कपाल मोचन YN लिख लो, एक अधूरा अभिलेख। और यहीं पास में 12 खड़ी कहाँ मिली थी? सुध में।
लाओस एक राजा था ना यहाँ का, देवंका, कहाँ अपना कुरुक्षेत्र में उसने लिखवाया था। अंडरलाइन करो, लाओस से प्राप्त एक अभिलेख में राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की है। सिरसा, सिरसा आते कौन से भगवान याद आए? वो पशुपतिनाथ शिव। अंडरलाइन करो, सिरसा से प्राप्त अभिलेख में पशुपति संप्रदाय के होने का उल्लेख, यहाँ शिव लिख लो ब्रैकेट में, तो अगर पशुपति आ गया तो सिरसा। अगर कहें एक लेख में सरोवर की जानकारी है, किस लिपि में है? खरोष्ठी में। ब्राह्मी वाला कौन सा है? टोपरा का। अगला पॉइंट देखो, हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं। क्या जानकारी थी इसमें? 8 दिशाओं से भागवत आए थे। भागवत किस धर्म के हैं? हिंदू धर्म के, विष्णु वैष्णव। ये टिक कर लो। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना उपलब्ध करवाते हैं। ये भागवत लिख लो, विष्णु हिंदू धर्म के हैं ये। और जबकि गुजरी महल किसने बनवाया है? इससे आइडिया लगाओ, ये सब मिक्स करवा रखा है, पता ही नहीं चलता कौन सा किस धर्म का है। अगला टिक करो, पेहोवा। पेहोवा हमने क्यों पढ़ा था? हाँ, घोड़ों का व्यापार। अंडरलाइन करो, पेहोवा में प्रतिहार। ये प्रतिहार कौन? गुर्जर प्रतिहार। तोमरों के बाद गुर्जर प्रतिहार थे। टिक कर लो, पेहोवा में गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल इसका नाम है। 905 मतलब कौन सी शताब्दी? 10वीं में, क्योंकि तोमर कब थे? 8वीं में, फिर 9वीं में पुष्पदंत जैन वैन रहे होंगे, फिर गुर्जर प्रतिहार। टिक कर लो। तो पेहोवा में प्रतिहार राजा था महेंद्र पाल। इसका एक शिलालेख मिला जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई। और अगर भोजदेव का अभिलेख आ गया तो घोड़ों का व्यापार लिख लो। यहाँ दोनों एक ही हैं, ये दोनों गुर्जर प्रतिहार हैं। भोजदेव लिखो, घोड़ों का व्यापार। तो 2 गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख मिले, एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था भोजदेव। इसी को राजा भोज भी कह देते हैं, भोजदेव को ही। एक ने किसकी चर्चा की अपने अभिलेख में? मंदिरों। और एक ने घोड़ों का। कौन सी शताब्दी के राजा हैं ये? 10वीं। कौन से वंश के हैं ये? गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान में था गुर्जर प्रतिहार, राजस्थान से लगती पट्टी में आपके यहाँ तक आया। और आपके यहाँ 2 तरह के अभिलेख लिखवाए, एक पे किसका जिक्र किया? घोड़ों का व्यापार, और एक पे मंदिर। भोजदेव वाले में घोड़ों का व्यापार और इस महेंद्र वाले में मंदिरों का। नेक्स्ट टिक करना, अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ था? हिसार। अग्र थे ना यहाँ, अग्रसेन। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वर क्या मिली थी? वो ईंट, टैबलेट। सबसे पुराना लिखित में ये था, पुरातात्विक। लिखित में कहें तो सामवेद। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। यहाँ लिख लो ईंट, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। अग्रोहा कहाँ पड़ेगा? हिसार। तो हिसार से वो ईंट मिली, अग्रोहा उसकी जगह का नाम। हांसी जो हिसार का हिस्सा है, यहाँ से प्राप्त अभिलेख पृथ्वीराज द्वितीय से संबंध। पृथ्वीराज चौहान जिसका कि किला भी था आपके यहाँ, आसीगढ़ का असीरगढ़, जिसकी बारादरी थी तोशाम में। ये कौन सी शताब्दी की बात होने लग गई? 12वीं की। ऐहोल अभिलेख आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है, दक्षिण भारत में है, लेकिन आपका एक राजा हराया था, हर्षवर्धन, इसीलिए हमारे लिए काम का। ऐहोल अभिलेख ये दक्षिण भारत में है, में हर्षवर्धन और पुलकेशियन, जो कि क्या था? पुलकेशियन कौन राजा था? चालुक्य नरेश। लिख लो यहाँ, चालुक्य राजा था ये। बादामी इसकी या वातापी इसकी राजधानी थी। चालुक्य नरेश, बादामी या वातापी राजधानी, इसने हमें हरा दिया था। पुलकेशियन के बीच युद्ध हुआ था 630 से 34 के बीच में, एग्जैक्टली नहीं पता, 33-34 कहते हैं का वर्णन मिलता है। क्या ये सारे पॉइंट्स तुम्हें समझ में आ गए? ये टफ हैं थोड़े से, लेकिन बार बार पढ़ने से याद हो जाते हैं। 2 लिपि बताओ, ब्राह्मी में कौन सा है? और खरोष्ठी में? ठीक है। गुर्जर प्रतिहार के 2 राजा बताओ, एक भोजदेव और एक महेंद्र। महेंद्र ने क्या लिखवाया? मंदिर। और भोजदेव ने, ठीक है, तुम्हारे करनाल में सरोवर की जानकारी देने वाला खरोष्ठी लिपि। दिल्ली उठा के एक आदमी यहाँ से स्तंभ, लौह स्तंभ, कोटला, जिसमें कितनी लिपि? लिपि 1 है। ब्राह्मी। भाषाएं कितनी है? 3, प्राकृत, पाली, संस्कृत। 4 अभिलेख साइड को लिखवा है दिशाएं, और नीचे के 3
क्या नाम था? विग्रह राज चतुर्थ। कौन से वंश का था? चौहान का। ये ध्यान रखना है। अब मैप निकालो इसी चैप्टर में जितने मैप्स हैं। सेकेंड पेज पर ही देखो, 10वें पेज पर हरियाणा के ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। अब ये तुम्हें सब आते हैं। सबसे ऊपर देखो कुरुक्षेत्र लिखा है, पेज नंबर 10 पर। साइड में लिखा है महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कौरव और पांडवों का यहीं लड़ा गया। कितने दिन चला था? 18 दिन तक। 18। अभिमन्यु कब मारा गया? और फिर भीष्म पितामह कब घायल हुए थे? 10वें दिन ना। अगले पर आ जाओ, इसके नीचे वामन। वामन में न है, नदियों की जानकारी। न के पास लिख लो नदी। याद रखना, नदियों की जानकारी वामन पुराण में है। पुराण 18 हैं, जो किसने लिखी हैं? वेद व्यास ने। पुराणों को उतना सच नहीं मानते जितना महाभारत और रामायण को। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में काम्यक वन था, सूर्प वन था, अदिति वन था, यानी वनों का इलाका था पूरा ये। इसके नीचे अग्रोहा के पास देखो लिखा हुआ है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, इंपॉर्टेंट है ये, के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अग्रोहा यानी हिसार और रोहतक की यात्रा की। लेकिन एक किताब ने कहा था जगह जगह घूमे थे। पंपच सूदनी, इसके टेबल के नीचे देखो, मैप के नीचे पहला पॉइंट वही था। पंपच सूदनी के अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया। लेकिन दिव्यावदान में किन दो जगहों का नाम आया? अग्रोहा और रोहतक, यानी हिसार और रोहतक। अगला देखो, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र, जहाँ महात्मा बुद्ध आ गए वो केंद्र बनी जाएगा अपने आप। घूम के दूसरी तरफ आ जाओ, रोहतक से एरो गया है, लिखा है महाभारत कालीन नकुल दिग्विजयम। ये याद है तुम्हें? इसमें रोहतक शहर का वर्णन, कि रोहतक बहुत भरा, बहुत बढ़िया एरिया। नकुल दिग्विजयम नामक महाकाव्य में रोहतक का वर्णन। तो कहेंगे नकुल दिग्विजयम में हरियाणा के किस शहर का वर्णन था? रोहतक। बहुत बढ़िया बसा हुआ हरियाला इलाका पूरा। अग्रोहा पे आ जाओ, प्रथम सदी के जैन ग्रंथ कथा कोश और भद्रबाहु चरित में अग्रोहा का उल्लेख, यानी जैनियों की किताब में भी अग्रोहा है और बौद्धों की किताब में भी अग्रोहा। अभी पढ़ के तो आए तुम, दिव्यावदान में अग्रोहा था। इसका मतलब बौद्ध और जैन पैरेलल चले। वैसे भी हम जानते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी हम उम्र थे, थोड़ा ही अंतर था इन दोनों की एज में, ज़्यादा अंतर नहीं था, और दोनों का एरिया भी वही था। ये हरियाणा, यूपी, बिहार, उड़ीसा, इस बेल्ट में घूमते थे दोनों। अगला पॉइंट टिक कर लो, जैन विद्वान लोहाचार्य का निवास स्थान कहाँ रहते थे? ये अग्रोहा। और अग्रोहा ही किसका मेन स्थल था? महात्मा बुद्ध का। इसलिए अग्र जो वैश्य हैं वो ज्यादातर या तो जैनी मिलते हैं या बौद्धिस्ट मिलते हैं, इसी कारण। चलो अगले पेज पर आ जाओ, दूसरा मैप देखो। हाँ, टेबल भी करा दूंगी। मैप देखो अगला, पेज 12 पर आ जाओ। तुम्हें एक एक मैप की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे ऊपर आ जाओ यमुनानगर पर। यमुनानगर में पढ़ो, चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 अभिलेख यहाँ स्थित हैं। किस पर लिखवाए थे? अशोक के स्तंभ पर, जिसपे ऑलरेडी कितने लिखे हुए थे? 4। अब कुल मिला के कितने हो गए? 7। यहाँ लिख लो, लिखो 3, ये लिखो 4 + 3, 4 पुराने और 3 इसके विग्रह राज के, तो टोटल कितने हो गए? 7। और ये कौन है? ये विग्रह राज चौहान। चौहान किस शताब्दी में एक्टिव हैं? हाँ, ये 11वीं 12वीं शताब्दी में ज्यादा एक्टिव हैं। इसके बाद कपाल मोचन देखो, लिखा है कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख। कपाल मोचन कहाँ था? ये यमुनानगर। अगला देखो, सुध जगाधरी के समीप का 12 खड़ी। अब ये कहाँ रखा हुआ है? दिल्ली में, सब दिल्ली में है ये। करनाल पे आ जाओ, करनाल का खरोष्ठी लिपि का लेख, किसकी जानकारी? सरोवर की, लिख लो यहाँ। उस टोपरा में कौन सी भाषा, कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। और खरोष्ठी कहाँ है? करनाल में। किसकी जानकारी देता है? नदी की जानकारी किस पुराण में है? वामन पुराण में। नीचे आ जाओ, सोनीपत। सोनीपत का तांबे का अभिलेख मिला, हर्ष की मुद्राएं और तांबे का अभिलेख। इंपॉर्टेंट है ये, तांबे का अभिलेख बहुत बार आ चुका। घूम के भिवानी पे आ जाओ, 3री 4थी शताब्दी के 2 अभिलेख तोशाम से मिले। भिवानी तो मेन स्थल रहा था ना हर चीज का। हिसार पे आ जाओ, हिसार के गुजरी महल के स्तंभ पर 8 लेखों वाला स्तंभ लेख। क्या लिखा है यहाँ? 8 दिशाओं से आने वाले भागवत की चर्चा, यानी हिंदू धर्म। पृथ्वीराज का हाँसी का अभिलेख भी है। कौन सी शताब्दी का? 12वीं शताब्दी का। पृथ्वीराज 12वीं शताब्दी का। इसके बाद सिरसा पे आ जाओ ऊपर,
पशुपति संप्रदाय का सिरसा अभिलेख, ये हमें याद ही है शिव जी का। अग्रोहा के ऊपर देखो, अग्रोहा अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का किस पर लिखे है? ईंट पर। लिख लो यहाँ ईंट पर। अब ये सब तुम्हें आसान दिखना चाहिए। कुरुक्षेत्र के ऊपर पहुंचो, पेहवा में महेंद्र पाल का 9वीं शताब्दी का अभिलेख। महेंद्र पाल ने किसकी जानकारी? मंदिरों का निर्माण। लिख लो यहाँ मंदिर निर्माण की जानकारी। तो ये 2 गुर्जर प्रतिहारों के नाम हैं, एक महेंद्र पाल और एक भोज देव या मिहिर भोज। एक ही आदमी है ये, मिहिर भोज देव पूरा नाम है। तो मिहिर भोज कहें या भोज देव कहें, एक ही आदमी है। इसी में आगे देखो, 9वीं शताब्दी का भोजदेव का पेहवा अभिलेख। भोजदेव के पास क्या लिखोगे? मिहिर भोज। इसका दूसरा नाम भी लिख लो, मिहिर भोज देव पूरा नाम था, तो मिहिर भोज। और लिख लो घोड़ों का व्यापार, इसकी जानकारी। इसका मतलब गुर्जर प्रतिहारों के दोनों अभिलेख किस जिले में हैं? कुरुक्षेत्र में। 2 राजाओं के नाम क्या क्या बताएं इनके? एक महेंद्र पाल और एक भोजदेव कह लो या मिहिर भोज। मिहिर भोज ने किसकी जानकारी दी? घोड़ों का। और इस महेंद्र पाल ने मंदिरों का। ऐसे ही यमुना नगर के 2 हैं, एक कपाल मोचन और एक सुध। सुध का 12 खड़ी, कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख। अग्रोहा में हमें जैनियों का भी मिला, हमें बौद्ध का भी मिला, और ये अग्र और अग्रवाल सब वहीं के हैं। ठीक है, ये सारा टॉपिक समझ में आ गया। नीचे देखो 4 पॉइंट पढ़ लो। महेंद्र पाल, कौन महेंद्र पाल? तो ये गुर्जर प्रतिहार राजा। लिख लो यहाँ गुर्जर प्रतिहार, इसके ऊपर गुर्जर प्रतिहार। महेंद्र पाल के पेहवा अभिलेख में मंदिर निर्माण का। और दूसरा राजा कौन था? मिहिर भोज भोजदेव, जिसके में क्या मिला? घोड़ों का व्यापार। अपने हाथ से दोबारा लिख लो, यहाँ लिखो गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज या भोजदेव के अभिलेख से घोड़ों के व्यापार की। तो 2 हो गए गुर्जर अभिलेख गुर्जर प्रतिहारों के। दोनों किस इलाके में हैं? कुरुक्षेत्र में। मान लो यही पूछ लें, गुर्जर प्रतिहारों का अभिलेख 2 प्रसिद्ध अभिलेख कहाँ मिले? तो कुरुक्षेत्र में। राजाओं के नाम आ गए तो महेंद्र पाल और मिहिर भोज का ही नाम है भोजदेव। अगला टिक करो, गुजरी महल जो किसने और कहाँ बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद में या हिसार में। फतेहाबाद में क्या था? हवेली थी पुरानी। ये टिक कर लो, गुजरी महल ये हिसार में का स्तंभ लेख 8 जगहों से आने वाले भागवतों की सूचना। भागवत किस धर्म के? हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म। करनाल का खरोष्ठी, खरोष्ठी वाले में किसकी जानकारी? सरोवर की। अंडरलाइन कर लो, करनाल खरोष्ठी, जो खरोष्ठी में लिखा गया। लिपि को काट के भाषा करो, यहाँ ये भाषा को काट के सॉरी लिपि लिखो, भाषा गलत लिखा है, लिपि। इसमें सरोवर की जानकारी। सोनीपत का ताम्र अभिलेख, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में, इसमें पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन की जानकारी। हर्ष के सिक्के भी तो यहीं मिले थे तांबे के, सोनीपत में। ठीक है, अब टेबल पढ़ेंगे। पेज नंबर 11 पे आओ वापस। पुरा अवशेष और उनके प्राप्ति स्थल, इसमें पहला टिक करो मौर्य कालीन स्तूप और अवशेष। ये तो जगह जगह मिले। फेमस कौन सा हो गया? हिसार, फतेहाबाद। वैसे मौर्यकालीन अशोक का चनेटी ग्राम का स्तूप यमुना नगर में भी है। यहाँ लिख लो चनेटी YN। सारे नहीं लिख सकते इसलिए कुछ कुछ लिख दिए गए। चनेटी YN वो भी मौर्यों का ही है। अगला पढ़ो, हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कुनाल में भी मिले और सीसवाल में भी मिले। यहाँ लिखो सीसवाल। सीसवाल की नदी का क्या नाम था? हाकड़ा। हकरा संस्कृति कह दें, हाकड़ा सभ्यता कह दें, या सीसवाल, मतलब एक ही है। यहाँ लिख लो सीसवाल, हाकड़ा या हकरा, उसी के नाम है ये। ये कुनाल कहाँ है? फतेहाबाद। हिसार को काट दो, गलत है, फतेहाबाद लिख लो, फतेहाबाद। अगला है हड़प्पा काल के अवशेष, तो बहुत जगह मिले। भिवानी में कहाँ मिले? मीताथल, लिख लो मीताथल। वैसे तो हिसार में भी मिले, फतेहाबाद, सारे तो नहीं, पर जैसे एक लिख लिया कि भिवानी का मीताथल। कुषाण, कुषाण कौन थे? कनिष्क। किनको इन्होंने खत्म किया था? योद्धेयों को। योद्धे बीच में आए थे ना, उनको। तो कुषाण कालीन सोने और तांबे के सिक्के कहाँ मिले? मीताथल, भिवानी। वैसे पूरे में मिले थे पर यहाँ लिख लिया। इंडो ग्रीक सिक्के, हिंद यवन सिक्के, खोखरा कोट। खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक। आज भी खोखर सरनेम जो है ना, वो यहीं से तो है, रोहतक के इसी इलाके से।
सोने तांबे के सिक्के कहाँ से मिले? मीताथल भिवानी, कई जगह से मिले, फेमस है। सिक्के ढालने के सांचे कहाँ मिले? खोखरा कोट। ये खोखरा कोट किन लोगों की राजधानी थी? योद्धाओं की राजधानी थी प्रकृतनाथ, लेकिन वो सिक्के यहाँ। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा भी माना जाता है कि प्रकृतनाथ की जो इम्पोर्टेंस थी वही दो जगहों की और भी थी, एक तो इसी की खोखरा कोट की, और एक कहते हैं शायद सिरसा भी इनका इम्पोर्टेंट डिवीजन था। ऐसे लिखित में मतलब जो आगे लोग पढ़ रहे हैं ना वो ऐसा मानते हैं। वैसे राजधानी कहते हैं प्रकृतनाथ और सिक्के बनते थे खोखरा कोट में। ये टिक कर लो, खोखरा कोट रोहतक का। औरंगाबाद नौरंगाबाद प्रकृतनाथ राजधानी। औरंगाबाद ये वाला पलवल में है, लिख लो यहाँ पलवल। योद्धाओं के सांचे कहाँ मिले जहां वो अपने सिक्के बनाते थे? खोखरा कोट रोहतक में। टकसाल जहां सिक्के बनते थे अग्रोहा में मिली, बरवाला में मिली, औरंगाबाद में, पूरी बेल्ट में मिली हैं ये अरे नौरंगाबाद आपका, और औरंगाबाद पलवल। औरंगाबाद का जो इलाका था ना ये यूपी से ज़्यादा प्रभावित था, नौरंगाबाद वाला आपसे प्रभावित था। कुणिंद कालीन सिक्के, कुणिंद तो ऊपर मिलेंगे शिवालिक की बेल्ट में, करनाल, जगाधरी, बूडिया, यमुनानगर लिख लो। समुद्रगुप्त के सिक्के मीताथल भिवानी। शुंग काल जिसमें ब्राह्मणों का बहुत वर्चस्व था ना, ये सुध यमुनानगर। हर्ष की तांबे की मुद्राएं सोनीपत में। योद्धाओं की मोहरें मिली नौरंगाबाद भिवानी में। प्रकृतनाथ इसी का तो नाम था, नौरंगाबाद का। वैसे इनकी टकसाल कहाँ थी? खोखरा कोट में। जैनियों की मूर्तियां मिलेंगी जहां वो रहते थे तो हांसी, हिसार के आसपास, शनीला। कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ यानी गेट की एंट्री वाले रोहतक में। यज्ञ को यक्ष कर लो, यक्ष बताया ना पानी के भगवान थे। यक्ष की मूर्तियां मिली पलवल, ये कई जगह मिली, होडल, हथीन, बहुत सारी जगह। रामायण की श्लोक से अंकित लिखित मिला नचार खेड़ा, भिवानी को काट के जींद कर दो। रामायण का ना कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास, हमें नहीं पता थी कि नहीं, हम मानते हैं कि थी, लेकिन अगर कहें इतिहास में तो कोई साक्ष्य ही नहीं है। पर एक श्लोक लिखा हुआ मिला था हमें रामायण का, कहाँ पर? नचार खेड़ा, जींद में, भिवानी काट देना। मिट्टी की मोहरें बहुत जगह मिली। दौलतपुर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। जल्दी से अगले पेज के टेबल को भी निपटा लो, लगभग सेम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। समुद्रगुप्त के सोने और तांबे के सिक्के कहाँ मिले? मीताथल। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ मिले? खोखरा कोट। जैनियों की मूर्तियां कहाँ मिली? हांसी। कुषाणों की मुद्राएं मिली नौरंगाबाद, हांसी, खोखरा कोट। अग्र जनपद के सिक्के अग्रोहा में। योद्धाओं की मोहरें मिलेंगी नौरंगाबाद में, लेकिन इनकी टकसाल कहाँ थी? खोखरा कोट में। हर्ष की तांबे की मुद्राएं सोनीपत में। यज्ञ को यक्ष बना लो, यक्ष की मूर्तियां पलवल, भादस, हथीन, होडल, सब उस इलाके में। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर, कुरुक्षेत्र में। और कुविद लिखा, कुणिंद कर लो। कुणिंदों से, कुणिंद तो ये थे ना यमुनानगर, अंबाला, कुणिंदों से संबंधित सिक्के करनाल, बूडिया, सुध, जगाधरी, यानी कौन सा इलाका? यमुनानगर, अंबाला, यमुनानगर। कुषाण शैली के द्वार स्तंभ मिले हैं रोहतक, ये कनिष्क की शैली थी। सिक्के ढालने के सांचे खोखरा कोट, औरंगाबाद, नौरंगाबाद कर लो, और बोहर। हड़प्पा कालीन सभ्यता तो आपकी हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, कई इलाकों में मिली। योद्धाओं के सांचे कहाँ मिले? खोखरा कोट, लेकिन इनकी राजधानी क्या थी? नौरंगाबाद, प्रकृतनाथ। प्रतिहार, चौहान और तोमर शासकों से संबंधित सिक्के मोहनवाड़ी कहाँ? झज्जर में, लिख लो झज्जर। यज्ञ, ये यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिली पलवल, हथीन, भादस, फरीदाबाद, यानी साउथ की पट्टी में। शिव की 2 प्रतिमाएं मिली बरवाला, हिसार में, नौरंगाबाद, भिवानी में। सूर्य देव की मूर्ति मिली अग्रोहा, हिसार, पर सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है थानेसर। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सूर्य की मूर्ति कहेंगे तो अग्रोहा, लेकिन सूर्य के स्तंभ पे बना के मूर्ति ये थानेसर। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ मिली? रोहतक और नौरगांव। रोहतक टिक कर लो। महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां रोहतक, मोहनवाड़ी कहाँ है? झज्जर, और कुरुक्षेत्र, गुड़गांव। चलो ये टॉपिक अब हमें समझ में आ गया सारा। इनको 5-6 बार पढ़ोगे ना तब ये याद होंगे, लिपियां और भाषाएं, इनको पढ़ लेना ढंग से।